नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये जो सीरीज है बेसिकली विजेता बैच जो है ये रिवीजन का सीरीज है। और इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपको एनसीईआरटी बुक्स से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे, और जितने भी यूपीएससी और स्टेट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये सारे जो हैं क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। तो इसका आप इम्पोर्टेंस इसी से आप लगा सकते हैं। और इसी सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स हम लोग देख रहे थे, फिजिक्स का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था सेट। और आज से जो है हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री का आज पार्ट फर्स्ट जो है आज हम लेकर आए हैं। और ये जो केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन होंगे पार्ट फर्स्ट में। और ये लगभग 2 से 3 लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। दे रखा है इसमें, बर्जीलियस ने रसायन विज्ञान खासकर कार्बनिक रसायन की क्षमता को स्पष्ट किया तथा जीवन शक्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया। सेकंड नंबर दे रखा है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को एलिफैटिक यौगिक माना जाता है। ब्यूटेन, पेटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन एरोमेटिक यौगिक की श्रृंखला में शामिल किए जाते हैं। फिर 4 नंबर दे रखा है, एरोमेटिक यौगिक चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो ये बोल रहा है इसमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो आप इसमें आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। तो ये जो बर्जीलियस जो है ये जीवन के सिद्धांत को बर्जीलियस नहीं बताया था, जीवन के सिद्धांत को बर्जीलियस ने ही बताया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, फिर दे रखा है सेकंड नंबर, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को एलिफैटिक यौगिक माना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, खुली यौगिक वाली श्रृंखला को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। और एलिफैटिक यौगिक के जो एग्जाम्पल हैं आप देखेंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन। तो ये सब जो है एलिफैटिक यौगिक के उदाहरण माने जाते हैं और ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर देखते हैं, ब्यूटेन, पैटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन एरोमेटिक यौगिक की श्रृंखला में शामिल होते हैं। अभी मैंने बताया एलिफैटिक यौगिक के जो उदाहरण होते हैं ब्यूटेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, आइसोब्यूटेन, ये सब जो होते हैं एलिफैटिक होते हैं, ना कि एरोमेटिक के होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा नंबर गलत है। और एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। और एरोमेटिक यौगिक के आपको कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन और टालुइन, ये जो है एरोमेटिक यौगिक के ये उदाहरण हैं। तो इन सबको आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत हो गया, तो 3 नंबर जो है स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा इसमें जो है वो फॉल्स मिलान दिया हुआ है। तो एल्कोहल दे रखा OH अभिक्रियाशील समूह, एल्डिहाइड CHO अभिक्रियाशील समूह, मरकेप्टन CH क्रियात्मक समूह और एमीन NH2 अभिक्रियाशील समूह। तो अल्कोहल को OH में ही, आप जानते हैं एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो OH अभिक्रियाशील से होता है। एल्डिहाइड जो है CHO से होता है अभिक्रियाशील समूह, ये भी सही है। मरकेप्टन जो है CH अभिक्रियाशील समूह नहीं है, जबकि यह मरकेप्टन को SH क्रियात्मक समूह से मानते हैं। तो ये बेसिकली सी जो है स्टेटमेंट है वो इसमें असत्य है। और एमीन जो है NH2 अभिक्रियाशील समूह है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी मिलान सही है। ठीक है, तो इसका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। तो ए नंबर दे रखा है, जब केवल कार्बन व इसके 6 परमाणुओं से मिलकर बंद श्रृंखला बनती है तो ऐसे यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। मैंने ऊपर ही बताया था एरोमेटिक यौगिक के जो एग्जाम्पल है बेंजीन है, तो ये सीधा सीधा वही बता रहा है। तो ये जो बेंजीन जो है 6 कार्बन से मिलकर बनेगा, 6 परमाणु से मिलकर, तो ये जो एरोमेटिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, जब सामान्य बंध श्रृंखला में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि भी शामिल होते हैं तो इन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आप इसमें देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, जैसे पायरोल जो है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पायरोल जो होता है वो आप अगर इस शेप में होगा NH से जुड़ा होगा तो ये जो है यह पायरोल जो है ये बंद श्रृंखला वाले
होते हैं, तो NH वाला होता है इसमें, पायरोल जिसको बोलते हैं। और तो ये स्टेटमेंट बेसिकली यह सही है। तीसरा देखते हैं, पायरोल, थायोफिन, पिराडिन समचक्रीय यौगिक है। अभी हमने देखा जो पायरोल जो है वो विषम चक्रीय है, विषम चक्रीय अभी हमने देखा पायरोल, तो ये जो है स्टेटमेंट सी नंबर गलत हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन आदि एलिसाइक्लिक यौगिक हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हमने पायरोल का देख लिया कि NH के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह जो है थायोफिन जो है, थायोफिन जो है S के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, सल्फर के साथ, तो ये हो जाएगा थायोफिन। और ठीक है, और जब अगर बेंजीन के साथ N जुड़ा हो तो वो हो जाएगा ये एलिक्सा एलिसाइक्लिक हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा असत्य है? बहुलीकरण का पूछ रहा है। बहुलीकरण को आप जानते हैं क्या बोले जाते हैं? प्लुरलाइजेशन, ठीक है। बहुलीकरण एक उत्क्रमणीय विक्रिया है। सेकंड है, बहुलीकरण में एक से अधिक प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अनुसार का पूर्ण गुणक होता है। बहुलीकरण में जल आदि के छोटे गुण मुक्त नहीं होते। तो बहुलीकरण जो है इसमें बेसिकली क्या होता है कि यह एक उत्क्रमीय रिवर्सल, ये जो है बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए बोले जाता है क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है, यह जो है तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और बहुलीकरण में क्या होता है ना कि इसमें एक ही प्रकार के तत्व, एक ही प्रकार मतलब सेम प्रकार के जो तत्व होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं, बहुलीकरण में एक से अधिक प्रकार के अणु, एक से अधिक प्रकार के अणु नहीं बल्कि सेम, तभी बहुलीकरण ये होगा। तो बी नंबर जो है स्टेटमेंट वो गलत है। और सी नंबर है, बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अनुसार पूर्ण गुणक होते हैं, भी सही है। और बहुलीकरण में जल आदि के छोटे अणु मुक्त नहीं होते, भी सही है। तो ये बेसिकली ये जानना था कि जो इसमें जो होता है बहुलीकरण में सेम प्रकार के तत्व की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, ठीक है। फिर ऑप्शन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बंध होता है। और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। एल्कीन संतृप्त, जबकि एल्कलाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो इसमें मैं बता देता हूं, देखिए इसमें कुछ चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे जिसमें अगर कार्बन कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलेंगे एल्काइन, ठीक है। तो डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसको बोला जाता है असंतृप्त, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और असंतृप्त में जो है हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, तो संतृप्त में देख लीजिए एकल बंध है, तो ये स्टेटमेंट सही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो असंतृप्त में देख रहे हैं डबल बॉन्ड है CC के बीच, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो असंतृप्त हो जाएगा, ये भी सही है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। आप एल्केन देखिए कहाँ है, सिंगल बॉन्ड है, तो संतृप्त का उदाहरण ये भी सही है। एल्कीन संतृप्त, जबकि एल्काइन असंतृप्त। एल्कीन एल्कीन और एल्काइन दोनों जो कि है वो असंतृप्त है, तो ये स्टेटमेंट जो है 4 नंबर जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 4 जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंथेटिक डायमंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सिंथेटिक डायमंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। CVD अर्थात केमिकल वेपर डिपोजिशन, आप इसको भी याद रख सकते हैं, CVD का फुल फॉर्म है केमिकल वेपर डिपोजिशन, मानव निर्मित हीरे का उदाहरण है, ठीक है। फिर है LGD अर्थात लैब ग्रो डायमंड, लैब ग्रो डायमंड का ऑप्टिकल गुण प्राकृतिक हीरे के समान है, यह प्रयोगशाला में उच्च दाब व तापमान के साथ विकसित किया जाता है। फिर सी है, सिंथेटिक हीरे का प्रयोग ज्वेलरी, कटर तथा इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किया जाता है। प्राकृतिक हीरो को रक्त मुक्त हीरा कहा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं।
ये जो लैब ग्रो डायमंड जो है ना, ये इसी को बोलते हैं, यह जो है आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल डायमंड होता है ये, ठीक है। और ये जो है, आप जानते हैं कि हीरा जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। तो ये सब जो है ऑप्टिकल गुण प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं और प्रयोगशाला में यह बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो है मानव, ये भी जो है केमिकल वेपर डिपोजिशन भी है, वो भी मानव निर्मित ही हीरे हैं। तो ये भी पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, सिंथेटिक हीरे का उपयोग ज्वेलरी, कटर, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है कि ये जो आप एक काला हीरा जिसे बोल्ट बोल्ट कहा जाता है, इसका जो है कटर के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। प्राकृतिक हीरो को रक्त मुक्त हीरा नहीं कहा जाता है। मुक्त जो स्टेटमेंट है गलत है, रक्त हीरा कहा जाता है। क्योंकि प्राकृतिक हीरे में क्या होता है कि खुदाई की जाती है और ये खुदाई के बाद ही हीरा निकलता है। तो खुदाई में जो है बहुत सारे मतलब जीव जंतु जो है उनकी हत्या होती है खुदाई से, और मानव हिंसा भी होती है। तो इसलिए जो है इसको रक्त हीरा कहा जाता है। मतलब कि इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि खुदाई में हिंसा होती है और जीव जंतु मरते हैं, इसलिए रक्त है, तो रक्त हीरा कहा जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है रक्त मुक्त नहीं जबकि रक्त हीरा कहा जाता है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्टेटमेंट वन है हवा की आपूर्ति सीमित होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अधूरा दहन होता है और कालिक युक्त ज्वाला निकलती है। फिर सेकंड है खाना पकाने वाले बर्तनों का काला पड़ना अवरुद्ध वायु छिद्रों व ईंधन बर्बादी का संकेत है। थर्ड है किरोसिन व स्टोव जलने के लिए इसमें ऑक्सीजन युक्त छिद्र होते हैं जिससे इनकी ज्वाला से स्वच्छ नीला रंग उत्पन्न होता है। चौथा नंबर है कोयला व पेट्रोलियम ईंधन में नाइट्रोजन तथा सल्फर होता है जो जलने पर सल्फर व नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है जो कि प्रमुख वायु प्रदूषक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट तो सारे ही सही हैं। अब इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जब जब प्राकृतिक रूप से जब पेट्रोल और कोयला निकलता है तो आप इसमें जानते हैं कि सल्फर की मात्रा पाई जाती है। और सल्फर जो है अ, अभी सल्फर की मात्रा बहुत मतलब पाई जाती है और उसको रिफाइन नहीं कर पाता है सल्फर को। तो और जब ईंधन बनाया जाता है तो आप जानते हैं कि सल्फर की मात्रा को कम करने के लिए कुछ मिलाया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जो सीएनजी गैस होती है इन सब में भी मिलाते हैं, जैसे कि ताकि हमें गंध पता चल पाए। तो वो हम लोग मतलब कोशिश की जा रही है कि सल्फर की मात्रा को कैसे कम किया जाए। और ये जो जब सल्फर की मात्रा में जब वो सल्फर जब होता है और उस जब वो जब ईंधन चलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही इसमें होते हैं। तो ये आप बेसिकली ध्यान रखें। तो इससे ये और चौथा नंबर स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन तथा सल्फर होता है जो जलने पर सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है जो कि वायु प्रदूषक है, सही है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब पूरा जब ज्वाला जो पूरी जलती है तो पूरा जलती हुई जो सबसे ऊपर में होगा वो नीला रंग का होगा। जो सबसे ऊपर की जो लौ होगी वो नीले रंग की होगी और बीच वाला जो भाग होगा वो पीले रंग की होगी और सबसे अंदर जो होगा वो ब्लैक रंग की होगी, ठीक है। आप इसको ये ध्यान रखिए। सबसे ऊपरी पार्ट जो होगा वो जो पूर्ण रूप से जल रहा होता है तो वो नीला रंग उत्पन्न करता है, बीच वाला पीला और सबसे अंदर वाला जो है काला रंग उत्पन्न करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। खाना पकाने वाले बर्तनों का काला पड़ना अवरुद्ध वायु छिद्रों व ईंधन की बर्बादी का संकेत है, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है बेसिकली कि हवा अपर्याप्त होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पूरा दहन नहीं हो पाता है और ज्वाला जो है कालिकयुक्त होती है, ठीक है। और हवा की आपूर्ति सीमित होने पर संतृप्त यही हो गया, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट जो है सही है, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने पर स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक दहन करने पर काले धुएं के साथ पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलाने पर स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होती है,
जब वो संपूर्ण रूप से जल जाता है तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, और जब नहीं जलती है तो वो काला हो जाता है, उसका जो परत है वो काली हो जाती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक दहन करने पर काले धुएं रंग के साथ पीली हो, यही बड़ा स्टेटमेंट है। असंतृप्त में काला हो जाएगा। एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। आप जानेंगे कि जहां हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी वहां ये कार्बन जो है कम होगा, तो और ये जो है फीचर है वो संतृप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक जोन काला होता है तथा सबसे कम गर्म होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य जोन पीला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य जोन सबसे गर्म भाग होता है तथा नीला रंग होता है। ये हमने बता दिया अभी। सुनार मोमबत्ती ज्वाला का सबसे गहरी जोन उपयोग में लाता है। तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि जो सबसे बाहरी पार्ट होता है वो बाहरी आउटर पार्ट जो होता है नीला होता है, और मीडियम वाला जो पार्ट होता है वो पीला होता है, और सबसे अंदर वाला जो होता है काला होता है। ठीक है। और सबसे नीला वाला जो होगा वो सबसे गर्म होगा, सबसे गर्म जो है नीला वाला होगा। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो भी तुमसे कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का असत्य कथन को चुनिए। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आदर्श अवस्था का होना आवश्यक माना जाता है, जो कि ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट है, अग्निशामक विभाग ऑक्सीजन की सप्लाई कम करके अथवा उष्मा कम करके आग बुझाने का कार्य करता है। थर्ड है, CO2 पानी की तुलना में कमजोर अग्निशामक माना जाता है। ईंधन की कैलोरिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो आप ये जो सी नंबर जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि CO2 पानी की तुलना में कमजोर अग्निशामक माना जाता है। CO2 ही तो, आप जो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें CO2 ही तो भरा होता है, इसलिए आप पानी छिड़कता है, पानी छिड़कने से वो बुझता नहीं है, जबकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, पानी में H2 होता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो कई बार वो दहन तेज हो जाता है, लेकिन CO2 जो है वो मतलब पावरफुल होता है, और वही जो है अग्निशामक के रूप में कार्य होता है। तो सी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखा है कि तुलना में कमजोर नहीं होता है, जबकि अधिक होता है ना। और आग उत्पन्न करने के लिए 3 आदर्श अवस्था होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि गर्मी के दिन में जो है जल्दी आग लग जाती है, तो उसका रीजन क्या है? उष्मा ही तो रीजन है उसका। फिर है, अग्निशामक विभाग O2 की सप्लाई कम करके अथवा उष्मा कम करके आग बुझाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा डालेंगे, ऑक्सीजन अगर ज्यादा रहेगा तो वह आग और तेज फैलेगी, इसीलिए ऑक्सीजन को सप्लाई को कम किया जाता है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सी नंबर इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मीथेन गैस यानी CH4, मीथेन गैस से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। यह दलदली भूमि से निकलती है, इसलिए इसे मार्क्स गैस कहा जाता है। इसमें कोई विशेष गंध नहीं होती है। फिर है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से मीथेन प्राप्त होता है तथा रंगहीन नॉन टॉक्सिक होती है। प्राकृतिक गैस में यह सूक्ष्म रूप में पाई जाती है। कोयला खदानों में इन्हीं के कारण आग लग जाती है, इसलिए इन्हें फायर डंप कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो आप जो धान की खेत में जो देखते हैं, खेतों में मतलब बेसिकली धान की खेत में, धान की खेतों से ही मीथेन गैस रिलीज होता है, और यह जो है दलदली भूमि से भी निकलता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और इसमें कोई विशेष गंध नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई विशेष गंध नहीं होती है, तो स्टेटमेंट ये सही है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से मीथेन प्राप्त होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। कि एल्युमिनियम कार्बाइड पे आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर किस पर जल की अभिक्रिया कराने से मीथेन गैस प्राप्त होता है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से मीथेन गैस प्राप्त होता है, और यह जो है रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, नॉन टॉक्सिक भी होता है। ठीक है, और है तीसरा, प्राकृतिक गैसों में यह सूक्ष्म रूप में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्राकृतिक गैसों में है, यह सूक्ष्म रूप में नहीं पाई जाती। प्राकृतिक गैस में यह लगभग 90 से 95% प्राकृतिक गैस में यह पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो गलत है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और कोयला खदान में नहीं कारण आग लगती है, जिन्हें
फायर डंप कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको कमेंट में बताना है कि CH4 जो है एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मीथेन का उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस, दीमक के घर व धान के खेतों, पशुधन आदि से हो सकता है। ये तो अभी हमने बताया कि आप इन सब से उत्पन्न होता है, तो स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। ब्यूटेन गैस का उपयोग केवल लाइटर में संभव है, जबकि पोर्टेबल स्टोव, एरोसोल में प्रोपेलेंट के रूप में, LPG में इसका उपयोग संभव नहीं है। फिर एथिलीन यानी C2H4 का उपयोग फलों को पकाने व संरक्षित करने में किया जाता है, जबकि एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग प्रतिहिम यानी एंटी फ्रीज के रूप में होता है। फिर एसिटिलीन गैस C2H2 का उपयोग धातु की कटाई व बिल्डिंग तथा लैंपों की चमक में किया जाता है तथा इसे सिलेंडर में द्रव अवस्था में भरकर रखा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ब्यूटेन गैस का उपयोग केवल लाइटर में संभव है। तो केवल लाइटर में संभव नहीं है, यह लाइटर में तो होता ही है ब्यूटेन का। मैं इसमें बता देता हूँ, ब्यूटेन ब्यूटेन का जो उपयोग होता है लाइटर में भी होता है, पोर्टेबल स्टोव में भी होता है, पोर्टेबल स्टोव, एरोसोल में होता है। ये जो है एरोसोल में प्रोपेलेंट के रूप में, तो ये इसमें सब में होता है। और ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इसमें LPG का प्रयोग नहीं होता है, जबकि ब्यूटेन का प्रयोग होता है। ठीक है, और थर्ड है एथिलीन का उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू ही यह एथिलीन गैस जो है बनता है, और इसी से यही जो है आजकल जो देखते हैं कृत्रिम रूप से जो फल पकाया जाता है वो एथिलीन का इसमें प्रयोग किया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग जो है एंटी फ्रीज के रूप में होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और एसिटिलीन गैस का उपयोग धातु की कटाई, बिल्डिंग में भी होता है, और ये जो है सिलेंडर में द्रव अवस्था में रखा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड, ये सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एसिटिलीन गैस तथा सिंथेसिस गैस किस प्रकार का ईंधन है? एसिटिलीन और सिंथेसिस गैस किस प्रकार का ईंधन है? द्वितीयक गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन, लिक्विड ईंधन या प्राथमिक गैस ईंधन? तो इसमें जो है बेसिकली प्राथमिक प्राथमिक गैस किसको बोलेंगे? तो प्राथमिक जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है उसे प्राथमिक गैस को कहेंगे। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लकड़ी, फिर सोलर सोलर पावर, तो ये सब जो है प्राकृतिक गैसीय ईंधन हो जाएंगे। और द्वितीय गैसीय ईंधन वे उसे कहते हैं जिन्हें भौतिक भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में यह प्रत्यक्ष नहीं मिलते हैं द्वितीयक गैसीय ईंधन। तो ये जो है एसिटिलीन गैस और सिंथेसिस गैस जो है यह बेसिकली द्वितीयक गैसीय ईंधन है, क्योंकि इसको बनाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड से, इसको बनाया जाता है ना। तो ये जो है ए नंबर इसका स्टेटमेंट सही होगा। और ये सब जो है एसिटिलीन गैस बेसिकली द्वितीय गैसीय ईंधन है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग दर्द निवारक दवा, निश्चेतक, जीवाणुनाशी, चर्बी, लाख की बिलाय के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म हवा में संपर्क आने से घातक फॉस्फेट गैस से बन जाती है। फिर थर्ड, एथिल अल्कोहल व व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है क्लोरोफॉर्म का जो उपयोग करते हैं हम लोग दवा निवारक में करते हैं, और एनेस्थीसिया देने में करते हैं। एनेस्थीसिया देने में भी इसका क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और दर्द निवारक में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में आने से फॉस्फेट गैस बनाती है, ये भी सही है। एथिल अल्कोहल व व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होगा? तो आप इसको रिएक्शन ऐसे देख लीजिए कि CaOCl2 को जब एक मिनट,
इसको जो है, अगर इसको हम C2H5OH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो CHCl3 मिलेगा, यानी एथिल, ये क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण हो गया ये। विरंजक चूर्ण को अगर एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो यह जो है क्लोरोफॉर्म का प्राप्ति होती है। तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म जो प्राप्त होता है किसके अभिक्रिया से होता है, तो एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा असत्य है? डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 निश्चेतक के रूप में, ग्लिसरीन TNG विस्फोटक के रूप में, मस्टर्ड गैस रासायनिक हथियार, बेंजीन जूता पॉलिश, रसायन व साबुन। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो TNG है ना, TNG जो है ये बेसिकली एक एस्टर है। यह जो एक एस्टर है, और इसका जो उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक आइटम में किया जाता है, और मेडिसिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन में TNG का। और जैसे खून पतला करने के लिए भी, खून जो है पतला करने के लिए भी TNG विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। मस्टर्ड गैस जो है ये रासायनिक हथियार है, क्योंकि मस्टर्ड गैस, अच्छा कुछ चीज और मैं बताता हूँ, मस्टर्ड गैस को ही सरीन गैस कहा जाता है, और इसको वीएक्स वीएक्स नर्व एजेंट भी कहते हैं। और यह जो है इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड, क्लोरोफॉर्म, और ये सब जो है बेसिकली ये रासायनिक हथियार के उदाहरण है। सरीन गैस हो गया, वीएक्स नर्व एजेंट हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड जो हो गया, ये सब जो है रासायनिक हथियार के उदाहरण है। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना कि इसका भी कभी पूछा जा सकता है। और ये जो डाई एथिल ईथर जो है, यह जो है एनेस्थीसिया ग्रुप में काम किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में होता है। और पहले जो है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता था, एनेस्थीसिया के रूप में पहले क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है था, लेकिन अब जो है वो डाई एथिल ईथर का प्रयोग होता है। और वर्तमान में जो है टारगेट एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब कि टाइम लिमिट होता है कि इतने टाइम बाद जो है वो बंदा फिर से ठीक हो जाएगा, मतलब कि एनेस्थीसिया उसको, मतलब एक टाइम लिमिट हो, जैसे आधा घंटा 30 मिनट का दे दिया है कि 30 मिनट एनेस्थीसिया में रहेगा, उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है। पहले क्या होता था, क्लोरोफॉर्म के जब दिया जाता था तो बंदा मतलब पता नहीं होता था कि ये फिर से मतलब होश बेहोश से होश अवस्था में आएगा भी नहीं। ठीक है, और ये जो बेंजीन जो है वो बेसिकली वुलन कपड़ों के वुलन कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग में काम आता है, और जो है पेट्रोल के साथ ईंधन में भी काम आता है। ठीक है, तो डी जो है स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पूछ रहा है कि संदर्भ में कथनों का अध्ययन कीजिए। मेथिल आइसोसाइनेट MiC CH3NCO जो कि एक कार्बनिक यौगिक था, कार्यसाव इस गैस कांड का सबसे प्रमुख कारण बना। मेथिल आइसोसाइनाइड कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पाद का मध्यवर्ती रसायन है। मेथिल आइसोसाइनेट अत्यंत घातक अशुप्रवाह रसायन है, जिसे मिथाइल कार्बिलामाइन का भी कहा जाता है। मेथिल आइसोसाइनाइड केवल कांच व स्टेनलेस स्टील के कंटेनरों में संग्रहित की जाती है। मेथिल आइसोसाइनाइड पानी से शीघ्रता से क्रिया करती है। गैस कांड में अत्यधिक प्रसार का यह प्रमुख कारण बना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो है बेसिकली मिथाइल ये भोपाल गैस त्रासदी जो है उसका यह इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सारे ये जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ देख लीजिए कि ये जो है CH3CNO जो है ना, ये बेसिकली यूरिया वाला कंपोजिशन होता है, इसमें यूरिया वाला कंपोजिशन होता है। और कैल्शियम कार्बाइड जो था, ये हुआ था, सॉरी भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, तो उसके कंपनी का क्या नाम था, ये भी देख लीजिए। यूनियन कार्बाइड नाम था इसका, यूनियन कार्बाइड इस कंपनी का नाम था। और इसमें क्या होता है कि पानी से यह बहुत तेज अभिक्रिया करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से कोई भी नहीं जो है गलत है, सारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। मस्टर्ड गैस हुआ
लुइसाइड का उपयोग रासायनिक हथियार या विषैली गैस के रूप में किया जाता है। हमने ऊपर ही देख लिया था इसको, तो ठीक है कि मस्टर्ड गैस का जो उपयोग है वो किया जाता है रासायनिक हथियार के रूप में। घातक मस्टर्ड गैस वास्तव में एक द्रव है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। इसे गरीबों का बम कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है। यूसीपीओपीएयू नामक पदार्थ जिसे आईआईएसईआर भोपाल के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, यह मस्टर्ड गैस के प्रभाव को समाप्त करता है। तो अभी इसकी करंट का यह न्यूज है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। मस्टर्ड गैस में प्रमुख तत्व के रूप में मैग्नीशियम होता है। मस्टर्ड गैस में जो है मुख्य रूप से मैग्नीशियम नहीं होता, जबकि यह सल्फर होता है। तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेंजीन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन कीजिए। इसमें 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं। आपको ये पता है सिग्मा, ये बेंजीन जो है इससे होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें जो होता है 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऊनी कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग व ईंधन विस्फोटक कीटनाशक आदि में इसका प्रयोग होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्वचालित स्वचालित वाहनों, तंबाकू का धुआं तथा गाड़ी के जलने से बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना होती है, अर्थात बेंजीन मानव के लिए विषाक्त होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यह रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील यौगिक है। यह गंधहीन नहीं है, इसमें गंध होता है। ठीक है, बेंजीन में गंध होता है और ये गैर ज्वलनशील नहीं है, जबकि यह ज्वलनशील होता है। तो 1 2 3 जो है स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि बेंजीन में जो होता है गंध भी होता है और ज्वलनशील भी होता है। और ये जो है होता है हाई ज्वलनशील होता है। हाई ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक है ये। ठीक है। और ये लिक्विड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसको आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जानते हैं कि वाहनों से हो गया, और तंबाकू तंबाकू का धुआं हो गया, और लकड़ी के जलने से जो है बेंजीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों को असत्य मिलान कीजिए। कौन सा जो है इनमें से असत्य मिलान है? नाइट्रोबेंजीन, मीराबेन का तेल, ठीक है, फेनॉल, पिक्रिक अम्ल विस्फोटक, बेंजाल बेंजाइलडिहाइड फलों व घी में सुगंध का कारण, क्लोरोटोन मूत्र की दवा। तो क्लोरोटोन जो है इसमें असत्य मिलान है, ये गलत है। यह जो है क्लोरोटोन का जो उपयोग किया जाता है बेसिकली जब किसी व्यक्ति को चक्कर आता है या हेडेक होता है ना, तो इसकी दवा दवा बनाने में इसका प्रयोग होता है क्लोरोटोन का। ठीक है। और बेंजिल डिहाइड जो है यह फलों व घी में जो है सुगंध लाने का कार्य करता है। तो ये सही है। फेनॉल जो है पिक्रिक अम्ल विस्फोटक है, और फेनॉल को ही लोग टीएनपी कहा जाता है ना, ये सॉरी, फेनॉल जो है, फेनॉल से ही टीएनपी बनता है, और यह जो है एक्सप्लोसिव होता है, और इसे ही पिक्रिक एसिड कहते हैं। और नाइट्रोबेंजीन में मिराबेन का तेल होता है। ये सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। कार्बन संयुक्त कार्बनिक यौगिक का मौलिक तत्व है। ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैस का उपयोग वेल्डिंग कार्यों में होता है, और ऑक्सीजन की गैस के ऊपर वेल्डिंग को तरल बढ़ाता है। ये तो हमने पहले देख लिया था। और कार्बन सभी यौगिकों का मौलिक तत्व है, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है। सभी आप देखेंगे कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक का नाम से ही कार्बन से बनता है बेसिकली, है ना। तो इस तो सही है। इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है, ये गलत है। इन्वर्टेज की जगह जाइमेज होता है। जाइमेज जो है वो एंजाइम ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH में बदलता है जाइमेज। ठीक। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का उपयोग अग्निशमक यंत्रों खासकर विद्युत शॉर्ट सर्किट में दौरान होता है। तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर जो सी जो है वो गलत है कि जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करके जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये जो टॉपिक आ गया है कार्बनिक रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग करके एक टॉपिक है, उससे आ गया। ठीक है। तो साबुन से संबंधित प्रमुख कथनों का अध्ययन कीजिए। साबुन जल में विलेय सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जो कि बासी अम्लों से मिलकर बनते हैं। साबुन पाइसीकरण द्वारा ग्रीस को हटाता है, यानी साफ करता है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। साबुन के अणुओं की संरचना मिसेल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो बेसिकली ये जो है साबुन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये जो है सारे स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। ठीक है। एक दो सॉरी, सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है, 1 2 3 4।
और ये जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि साबुन बनाने में जो है ना सोडियम 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 और पोटेशियम के जो है हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है, और इसके साथ साथ बशीय अम्ल ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें साबुन निर्माण की प्रक्रिया में जो है ग्लिसरॉल जो है सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिसमें सोडियम का प्रयोग होगा वो हार्ड साबुन कहलाएगा, और जिसमें पोटेशियम का उपयोग होगा वो सॉफ्ट साबुन कहलाएगा। ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम का जिसमें प्रयोग होता है वो हार्ड साबुन, और पोटेशियम का सिर्फ उपयोग होता है तो सॉफ्ट साबुन होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन को चयन कीजिए। डिटर्जेंट मृदु व कठोर दोनों जल में आसानी से झाग देता है। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है। पारदर्शी साबुन में ग्लिसरॉल की मात्रा अधिक होती है। साबुन अणुओं के पास हाइड्रोफिलिक सिरा व हाइड्रोफोबिक पूछ पाई जाती है। तो असत्य कथन को पूछ रहा था। तो आप देखेंगे कि अपमार्जक जो है ना वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। आप ध्यान रखिएगा, ये तो आपको पहले भी हम लोग पढ़े फिजिक्स में कि यह जो अपमार्जक जो है पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और डिटर्जेंट जो है बेसिकली ये सल्फोनिक अम्ल, और डिटर्जेंट जो है सल्फोनिक, मैं लिख देता हूँ सल्फोनिक अम्ल और सोडियम सोडियम लवणों की लंबी श्रृंखला से बनता है, लंबी श्रृंखला से बनता है। और ये जो है साबुन की तरह व्यवहार करता है। अच्छे साबुन वो माने जाते हैं जिसमें TFM वैल्यू जो होता है, वो TMF वैल्यू अगर ज़्यादा है, मतलब 76% से अगर ज़्यादा है तो वो साबुन उसको अच्छी साबुन को माना जाता है। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप साबुन में आप देखेंगे जब भी आप खरीदने जाएंगे तो TFM वैल्यू को देख कर ही साबुन खरीदें। और टूथपेस्ट भी है जो है टूथपेस्ट जो है टूथपेस्ट यह भी एक आयनिक आयनिक डिटर्जेंट है। टूथपेस्ट में भी डिटर्जेंट की मात्रा होती है। और बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है वो भी आयनिक डिटर्जेंट होता है। तो हम लोग जो टूथपेस्ट धोते हैं वो भी हानिकारक ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिटर्जेंट या अपमार्जक के रूप में निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन कीजिए। डिटर्जेंट का उपयोग शैम्पू, हेयर कंडीशनर व कपड़ा धोने का पाउडर बनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि डिटर्जेंट का जो उपयोग होता है शैम्पू में होता है, हेयर कंडीशनर ये सब में होता है। बर्तन धोने का लिक्विड नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। मैंने भी बताया नॉन आयनिक सॉरी आयनिक डिटर्जेंट होता है, नॉन गलत हो जाएगा, नॉन जो है वो गलत हो जाएगा। एक मिनट। कुछ इसमें मैं एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया है। आप इसमें देखिएगा जैसे हम लोगों ने बताया ये डिटर्जेंट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हानिकारक तो होता ही है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, लेकिन साबुन जो होता है ना साबुन जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर इसमें देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है बेसिकली। तो डिटर्जेंट का उपयोग शैम्पू, हेयर कंडीशनर, कपड़ा धोने के पाउडर में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बर्तन धोने का लिक्विड नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। बर्तन धोने का जो यौगिक होता है वो नॉन आयनिक होता है। सॉरी, मैंने वो उसमें आयनिक बता दिया था, नॉन आयनिक है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है ये। डिटर्जेंट गैर जैव निम्नीकृत होती है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो स्टेटमेंट अभी मैंने बताया कि डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट के साथ सोडियम सिलिकेट व सोडियम सल्फेट तथा ब्लीचिंग एजेंट मिला है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन। साबुन में टोटल फैटी मैटर इसकी गुणता का निर्धारण करता है। तो सही स्टेटमेंट ये है। फैटी, क्योंकि इसमें जो होता है फैटी मैटर का यूज किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम के अलावा जो है फैटी मैटर का भी प्रयोग किया जाता है। सिंटेंट साबुन का निर्माण कृत्रिम पेट्रोलियम द्वारा किया जाता है और पीएच मान निम्न होता है। फिर है हैंड वॉश व शेविंग क्रीम कठोर साबुन का उदाहरण है, और शैम्पू मृदु साबुन का उदाहरण है। तो हैंड वॉश और ये सब जो है ना, हैंड वॉश हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, ये कठोर साबुन के नहीं बल्कि
ये जो है मृदु साबुन के उदाहरण है, मृदु साबुन के ये उदाहरण है। ठीक है, तो सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, असत्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप मैं बता दूं, जो टॉयलेट सॉप होते हैं, जैसे टॉयलेट सॉप मतलब हो गया कि लाइफ बॉय हो गए, ये पियर्स साबुन हो गए, जो भी है, तो टॉयलेट टॉयलेट सोप में बेसिकली पाम ऑयल पाम ऑयल और प्लस बेस यानी क्षार और उच्च पीएच मान, उच्च पीएच मान, इन सब को मिला करके ही टॉयलेट सोप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट अथवा कार्बिनोल कहा जाता है। ग्रीन मेथनॉल या बायोमेथनॉल वर्तमान में बायोफ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। जहरीली शराब का प्रकरण मेथिल अल्कोहल की विषाक्तता का कारण है। मेथनॉल सरल एरोमेटिक अल्कोहल है जिसे सरल शराब भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट पूछा सत्य है? ठीक है, तो सत्य कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि किसे जो है कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, तो मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। और इसे कास्ट स्पिरिट को इसको और नाम से बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नेप्था स्पिरिट। नेप्था स्पिरिट भी अगर पूछे तो मेथिल अल्कोहल को ही कहा जाता है। और ग्रीन मेथनॉल या बायोमेथनॉल वर्तमान में बायोफ्यूल के उपयोग में किया जाता है। परफ्यूम परफ्यूम बनाने में, पेंट थिनर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। जहरीली शराब का प्रकरण, या बेसिकली जो दारू पीते हैं वो C2H5OH होता है, जो कि एथिल अल्कोहल होता है या एथाइल अल्कोहल होता है, लेकिन गलती से जो है मेथिल अल्कोहल बन जाता है, जो कि जहरीली शराब का कारण बनता है। तो सी जो है स्टेटमेंट ये भी सही है। मेथनॉल सरल एरोमेटिक अल्कोहल है जो सरल शराब भी बनाते हैं। तो मेथनॉल जो है हमने पहले ही बताया था, ये जो है एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक एल्कोहल है, ना कि एरोमेटिक। तो स्टेटमेंट 4 नंबर जो है वो गलत है। तो 1 2 3 सही है, 4 गलत है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से किसमें एथिल अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता है? एथिल अल्कोहल का यानी C2H5OH का प्रयोग नहीं किया जाता। औषधि विलाय को हैंड सैनिटाइजर में तो उपयोग किया जाता है। परफ्यूम और बर्निश निर्माण में किया जाता है। रबर किसमें उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है, हाँ, तो इसमें उपयोग किया जाता है रबर और प्लास्टिक। रबर और प्लास्टिक में कहाँ से उपयोग किया जाता है? गलत स्टेटमेंट है, सी नंबर। ईंधन और क्लोरोफॉर्म में भी उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो अभी बात चर्चा चल रही है, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इसकी बात चर्चा चल रही है ना कि इतना हमें प्रयोग करना है एथेनॉल का। तो एक होता है E10, एक होता है E20 और एक होता है E100। मतलब इसमें E10 और E20 E100 ये दर्शा रहा है कि E10 में जो है एथेनॉल की मात्रा 10% मिलाई जाएगी, और सॉरी एथिल अल्कोहल की जो है हाँ, इसमें एथिल अल्कोहल 10% मिलाया जाएगा, 10% मिलाया जाएगा, जबकि 90% पेट्रोल मिलाया जाएगा। ठीक है, और E20 में है कि 20% इथाइल अल्कोहल मिलाया जाएगा और 80% जो है पेट्रोल मिलाया जाएगा। और E100 में 93 से 94% जो है एथिल अल्कोहल मिलाया जाएगा और 5% जो है पेट्रोल मिलाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका उपयोग जानते हैं परफ्यूम वगैरह में किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है, एंटी इन्फेक्शन होता है यह, एंटी इन्फेक्शन। हैंड सैनिटाइजर में प्रयोग किया। आज हैंड सैनिटाइजर में एथिल अल्कोहल की जो मात्रा होती है 60 से 95% की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर। हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित कीटनाशु द्रव है, इसमें औसतन 60 से 95% अल्कोहल होता है। तभी हमने देखा ये सही है। शुगर का किण्वन ईस्ट की मौजूदगी में एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है तथा CO2 सह उत्पाद होता है। ठीक, ये भी स्टेटमेंट सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल व पोटेशियम डाइक्रोमेट रसायन का उपयोग ब्रीथ एनालाइजर मशीन में किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इथाइल मिश्रित अल्कोहल को क्रमशः E10 E20 E100, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। तो चारों ही जो है स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, ब्रीथ एनालाइजर मशीन से क्या किया जाता है कि यह बेसिकली ब्लड में जो है, ब्लड में कितनी अल्कोहल जो है, अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो उसको पता करते हैं। और आप देखते हैं जो दारू पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उसको अक्सर जो है पुलिस इसी ब्रीथ एनालाइजर मशीन का उपयोग करती है।
और वो पता करती है। और इस ब्रीथ एनालाइजर मशीन में जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। और आप इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ब्लड में अगर 1% है तो वह नशे को इंगित करता है कि 1% अगर ब्लड में एथाइल अल्कोहल है यानी अल्कोहल है तो नशा है। अगर 4% से ऊपर हो जाता है तो वो मौत का कारण बनता है, मौत हो जाएगी मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन। एल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है, इस दौरान उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। सेकंड है एल्कोहल का ऑक्सीकरण की K2Cr2O7 यानी और KMnO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनता है। एल्कोहल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर प्राप्त होता है, इसे स्टिरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रक्त में 4 से 5% अल्कोहल होना तीव्र नशे की संकेत है। 4 से 5% होगा तो वो मर जाएगा, अभी मैंने बताया। तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का प्रकार दे रखा और प्राप्ति स्रोत दे रखा है। रम, विभिन्न फलों का रस, वोदका जौ, बियर जौ, ब्रांडी अंगूर का रस। तो ये जो है वोदका में जो है बेसिकली ये जौ से नहीं होता है, जबकि अ, फलों के और फलों और चुकंदर के रस फलों और चुकंदर के रस से यह जो है वोदका बनाई जाती है। और इसमें जो है अल्कोहल का जो मात्रा होता है रम में वो 40 से 50% होता है, वोदका में 35 से 50% होता है, बियर में 3 से 6% होता है अल्कोहल, ब्रांडी में 40 से 50% होता है। और शैंपेन शराब में जो है शैंपेन में लगभग 10 से 15% की अल्कोहल की मात्रा होती है, और ये जो है बेसिकली अंगूर रस से बनाई जाती है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पर आते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेयॉन रेशा अर्ध संश्लेषित रेशा माना जाता है। रेयॉन को बाजार में विस्कोस के नाम से जाना जाता है। नायलॉन प्रथम मानव कृत्रिम रेशा है। फिर फोर्थ है टेरिलीन या डेक्रॉन प्रचलित नायलॉन का प्रकार है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो रेयॉन रेशा जो है वो अर्धसंश्लेषित रेशा है, ये बिल्कुल सही है। अर्धसंश्लेषित रेशा इसलिए बोला जाता है कि उसमें क्योंकि इसमें आधा प्राकृतिक चीजें मिलाई जाती है से बनती है और आधा कृत्रिम रूप से इसमें मिलाई जाती है। तो अर्धसंश्लेषित है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। रेयॉन को बाजार में विस्कस के नाम से जाना जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, विस्कस के नाम से जाना जाता है। नायलॉन प्रथम मानव कृत्रिम रेशा था, तो कृत्रिम रेशा था ये नायलॉन जो है वो बिल्कुल सही है। पहली बार जो है यही कृत्रिम रेशा नायलॉन के रूप में बनाया गया था। और नायलॉन का जो प्रयोग होता है आप जानते हैं टूथब्रश में होता है, टूथब्रश में हो गया, रस्सी में हो गया, जुराब या मोजा इन सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्लीपिंग बैग जो हो गया, स्लीपिंग बैग जो बनता है, और जो टेंथ होता है वो भी वो इसी यही होता है, नायलॉन का ही बनाया जाता है। और ये जो टेरिलीन है ना, टेरिलीन या जो डेक्रॉन है यह एक पॉलिएस्टर रेशा है। यह जो है एक पॉलिएस्टर रेशा है, यह नायलॉन का प्रकार नहीं है, पॉलिएस्टर का प्रकार है। तो ये डी नंबर जो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी तीनों जो है 1 2 3 है जो सही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।